बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं शिक्षाविद और बहुत ही विद्वान, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बुद्ध अलंकार बौद्ध जी, जिन्होंने भंते जी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इतिहास वो भारत में रचने जा रहे हैं। जैसी बाबा साहब की परिसंकल्पना थी कि बौद्ध धर्म के प्रचारक कैसे हों, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, ये बड़ा चिंता का विषय था। कहाँ होगी, क्या सिखाया जाएगा, प्रचार प्रसार कैसे होगा, कैसे बौद्ध भिक्षु होंगे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, क्या सिखाया जाएगा, इन सब का कोई सेंटर नहीं था। और कुछ लोगों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया, जिनमें धम्मभूमि, श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, और उसी आंदोलन के एक ऐसे पिलर बुद्ध अलंकार जी हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है बुद्ध अलंकार बौद्ध जी हमारे आज इस पॉडकास्ट में। जैसा कि अभी पिछले समय एक बहुत बड़ा उत्सव मनाकर पहली बार देखने को मिला लोगों को कि जय भीम की भी ईंट होती है, नमो बुद्धाय उस पर लिखा होता है, और उस ईंटों को लोगों ने सर पे रख के लेकर आए और बड़े अदब के साथ, तहजीब के साथ उन लोगों ने एक एक ईंट को नींव में रखा और एक बहुत बड़ा विशाल सेंटर, जहां पे भिक्षु भी रहेंगे, प्रचारक भी ट्रेनिंग पाएंगे, इसका निर्माण हो रहा है। तो ये कहाँ से आपको एक जो नई सोच थी, कहाँ से मिली और किस तरह इसको क्या क्या यहाँ तक आप पहुंचे, इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बताने का, कहने का सिलसिला एक लंबा चला, लेकिन करने का अध्याय शुरू होना चाहिए था, इस पर थोड़ा बल दिया। आधुनिक भारत में तो धर्म पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बाबा साहब की विभिन्न विचारों को लेकर लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को समझकर जो काम बढ़ा है इस दिशा में धर्मभूमि के जो संचालक है, भारतीय बौद्ध के मार्गदर्शक सबसे उन्होंने बाबा साहब को समझने का प्रयास किया, उनके व्यक्तित्व को, उनकी मंशा को समझा। तो बाबा साहब की जो इच्छा थी कि बौद्ध समाज बनना चाहिए, जातियों से पीड़ित समाज, लंबे से सब कुछ हो चुका है, जो विकसित हो चुका है, तो जातियों से मुक्त होकर समाज बनने की जो प्रक्रिया है, बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य। अब समाज बनना था, समाज बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी, जो समझा जा चुका था उसको करने का समय था, और इसे सरदेव भंते जी ने समझा। तो जब ठीक से बातें समझ में आई तो उसको अमल में लाने का काम शुरू हुआ और समाज बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो बौद्ध समाज बनने की प्रक्रिया में पहला चरण कि उस समाज को जब बनाना हो, उसको एक स्वरूप देना हो, तो समाज को स्वरूप देने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता को प्रशिक्षण होना चाहिए, शिक्षित उस विचारधारा के मार्गदर्शन के लिए। क्योंकि धर्म का विषय है तो भिक्षु सर्वोच्च होते हैं, तो भिक्षुओं को प्रशिक्षण होना चाहिए। तो समाज बनने की पहली प्रक्रिया जो शुरू होनी चाहिए, जिसमें हम बहुत देर कर गए, तो समाज बनने की प्रक्रिया जैसे ही समझ में आई पहले काम शुरू। कार्यकर्ताओं ने ठीक समझा, इस बात को रखा, और इसकी घोषणा सरदेव भंते जी के द्वारा बिलासपुर में उस वक्त की गई जब आधुनिक भारत का सबसे बड़ा सामूहिक प्रबंधन शिविर लगा था। इस बात को ध्यानपूर्वक वहां रखा गया और प्रयास वहीं से प्रारंभ है, और उसी प्रयास में धम्म प्रशिक्षण केंद्र को प्राथमिकता देते हुए ये काम प्रारंभ हुआ। और आप देख रहे होंगे कि ये बात जैसे ही परवान चढ़ी, विचार जैसे लोगों को समझ में आया कि हमें जातियों से मुक्त होना है, समाज का निर्माण होना है, तो विधिवत रूप से जो सिद्धांत पे बात होनी चाहिए थी, तो बाबा साहब की बात को जब भी देखते हैं तो उन्होंने शिक्षण संस्थान खोले, डिग्री कॉलेज तब खोले जब समाज में उसकी जानकारी नहीं थी। बस उसी विचार को ठीक से समझा और लोगों के सामने रखा। और बात सुनिश्चित हुई तो इसका एक सामूहिक प्रयास किया गया बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा धम्मभूमि के मार्गदर्शन में, और ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। और उसका परिणाम ये रहा कि जब उसका प्रचार हुआ जी, प्रचार की मुख्य भूमिका में जब भिक्षु निकले तो समाज आंदोलित हुआ, एजिटेट हुआ।
और इसको बहुत आकर्षित बनाने के लिए, इसको सार्थक करने के लिए सरदेव भंते जी ने कहा कि जो तक्षशिला नालंदा जो हमारी विरासत थी, जो प्रशिक्षण का कार्य करती थी, उसको आधार मानकर, उस विचार को स्रोत मानकर कि जब धम्म का साम्राज्य था, बुद्ध का शासन था, सम्राट अशोक काल में सब निर्मित हुए, तो बात वहीं से शुरू की, उसी को आधार माना। और नमो बुद्धाय, जय भीम जो हमारा विचार का स्रोत है, बुद्ध हमारे शास्त्र है, उसी की बुनियाद को चिन्हित किया गया। और नमो बुद्धाय जय भीम की ईंट समाज के निमंत्रण रूप में होती, और उसको विरासत की ईंट का आधुनिक भारत में पहला दौर था विरासत के, लोगों को विरासत की तरफ आमुख किया गया, विरासत की तरफ लौटने के लिए कहा। तो हजारों साल से जो सब कुछ खो चुके थे, उन्हें लगा कि हमारी विरासत का मामला है, जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनका कोई वजूद नहीं था, पुरखों की धरोहर समझा, तक्षशिला नालंदा से जोड़ा, बुद्ध से जोड़ा, सम्राट अशोक से जोड़ा, तो एजिटेट करने की जो बात, उनके अंदर एक उत्साह आ गया। उन्हें लगा कि जो मापदंड रखा वो बहुत अद्भुत था। विरासत की ईंट का निमंत्रण, जैसे आमंत्रण में ईंट दी जाती थी, बस लोग श्रद्धा से लेते थे, और उसको लाने के लिए वो व्याकुल हुए, बहुत उनको उत्साह हुआ, उत्सुकता बढ़ी, और देखते ही देखते बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। और वो ऐसे आंदोलित हुए कि 3-3 पीढ़ियों ने आकर उस विरासत की, बुजुर्ग, नौजवान, माता पिता अपने बच्चों को साथ में लाए और हाथ से ईंट रखे, जो वो उनकी समझ में आ गया था कि हमारी विरासत ये हमारे समस्याओं का निदान है, ये जो कुछ बनेगा ये हमारे पुरखों की विरासत है। और हर गरीब से लेकर विशेष व्यक्ति तक को अवसर था ईंट रखने का, और कोई प्रमुख नहीं था, भिक्खु सर्वोच्च थे। सरदेव भंते करुणासी राव जी की अगुवाई थी, उनकी आवाज में दम था, एक नैतिक साहस था उनके साथ, ये विश्वास की बात होती, विश्वास। ये सब मिलाकर के जो घटना प्रभु हुआ, हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में, उत्तर भारत में तो पहली बार विरासत की लोगों को समझ में आई, और कह सकते हैं कि वो भारतीय बौद्धों का प्रशिक्षण था। जब भिक्षुओं को प्रशिक्षण होगा, उपासकों को प्रशिक्षण होगा, भिक्षुणी और भिक्षुणी के व्रत भिक्षु सेवा विहार होगा, चिकित्सा, जो तो समाज के सहयोग से बड़ी कार्य योजना है। लेकिन अब समाज बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, और उन लोगों ने कहा कि बौद्धों का कार्यक्रम, जो लोगों ने बौद्ध होने की अनुभूति हुई, एक पहचान के साथ कार्यक्रम हुआ, चाहे उनका वस्त्र थे, चाहे उनकी भावनाएं थी, उनके गीत थे, उनके ढोल नगाड़ों के साथ जिनका उत्साह था, तहसील का परचम था। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। यूं करके पूरा का पूरा कार्यक्रम विरासत की ईंट का इस तरह। उससे पहले एक कार्य और हुआ, क्योंकि बौद्धों का कोई मापदंड नहीं था, कोई शादी कब कर रहा है, कोई कैसी कर रहा है, कोई कैसी कर रहा है। उसके पहले एक जयपुर में वर्कशॉप हुई, कार्यशाला हुई। ये भी एक बड़ा अच्छा रहा कि लोगों को एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट मिल गया, उनको एक ये मिल गई। इसका कैसे निर्माण, कैसे सुझाव आया कि इस तरीके का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए ताकि लोगों में एक रूपता दिखे? देखिए शशि जी, महापुरुषों की बातें भले ही देर से जी वो सही साबित होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, और बाबा साहब बुद्ध के पास गए, तो बाबा साहब इस बात को समझ चुके थे कि हमारा जो कुछ भी अहित हुआ है, हमारा समाज न होना हमारा अहित है, हम समाज नहीं है। तो समाज बनाने का उनका जो ध्येय था, अब समाज बनने की जो प्रक्रिया है वो यहीं से प्रारंभ हुई। समाज के जीवन के कुछ मूल्य हो, जीवन के कुछ मापदंड हो, हमारा कोई मार्गदर्शक हो, तो जीवन के मूल्य निर्धारित करने के लिए, जीवन के संस्कार निर्धारित करने के लिए ये समाज बनने की एक प्रक्रिया है। और ये बात बहुत दिन से समझने से दूर थी। जैसे राजकाज की बात साहब से पहले बहुत लोग तो करते थे, लेकिन ये बात राजकाज की बात न करके वो व्यक्तिगत बातें करते रहे, बनते बिगड़ते रहे। बात तो करते, लेकिन रास्ता फॉर्मूला किसी के पास नहीं। भोजन सत्ता की बात एक महापुरुष आए तो उन्होंने जीवन का। आधुनिक भारत में जब समाज बनने की बात आई तो धम्म का विषय है। बिल्कुल, धम्म एक व्यवस्था का अंग है।
इसके लिए धार्मिक विचारधारा ही चाहिए। तो बुद्ध हमारे शास्त्र है, जब बाबा साहब में लेकर गए, उन्हीं की बात को ठीक से समझकर, ये भी भारती जी का एक गंभीर चिंतन था कि अगर समाज को स्वरूप देना है, उसके मापदंड तय करना। लावारिसों की तरह ये तो पशुवत जीवन है, इनका कोई जीवन नहीं, मूल्य नहीं। और फिर बौद्ध बनने के बाद भी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। तो हम बौद्ध भी नहीं बने, बौद्ध को एक आवरण पहनाने जैसा प्रयास। बौद्ध नहीं है, बौद्ध तो तब होंगे जब उनके जीवन के माध्यम, वो तो देखने जैसा प्रयास कर रहे हैं, बौद्धों का आवरण जैसा पहना रहे हैं। जब बौद्ध हो जाते हैं तो फिर जीवन के मूल्य लागू हो जाते हैं। एक हिंदू है जो उसके जीवन के मूल्य, एक मुस्लिम है जो उसके जीवन के मापदंड। तो बौद्ध तब है जब उसके जीवन, अपने जीवन के मापदंड। इसलिए सरदेव भंते जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो बौद्धों का मानक ग्रंथ है, बुद्ध धर्म का धर्म, उसको आधार मानकर उसके एसेंस के रूप में जो उनकी प्रमुख बात है, जो जीवन की आचार संहिता हो सकती है, जो कि बुद्ध शासन में भी भिक्षुओं के लिए आचार संहिता थी, उपासकों को। तो इसलिए बौद्ध समाज बनाने के लिए ये तय किया, और फिर इसकी एक लोकतांत्रिक तरीके से, जो एक हमारी बौद्ध शासन की जो परंपरा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस बात को कहा गया कि बौद्धों की भी आचार संहिता होनी चाहिए, देश में खलबल मची। उन तमाम लोगों को भी सोचने को मजबूर होना पड़ा जो अभी तक बौद्ध होने जैसा प्रतीत हो रहे थे, प्रयास थे, लेकिन यथार्थ में बौद्ध होने की जब बात उठी तो देश में बड़ा खलबली मची, क्रिया प्रतिक्रिया हुई। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए अच्छे लोग इकट्ठा हुए, और भंते जी के आह्वान पर देश के कोने कोने से 1500 लोग, 1500 और 150 से ज्यादा बहुत सम्मानित, जिनमें विद्वान भिक्षु पीसीबी जी उपस्थित थे, बाकी हमारे देश के काफी विद्वान भिक्षु, डॉक्टरेट भिक्षु जी लोग वहाँ विद्वान। तो तपती हुई दोपहरी में जून के महीने में जयपुर में बैठकर राजस्थान में 2 दिन की वर्कशॉप जो ऐतिहासिक, आप देखिए, आपको याद होगा उसमें शामिल था, तो देखेंगे कि जो बुद्ध शासन में संगति की परंपरा थी वो हमने देखी नहीं, लेकिन वह चरितार्थ। हाँ, हर एक चीज पे सवाल होना चाहिए, सबकी राय के आधार। आम व्यक्तियों ने भी सवाल रखे, भिक्षु और भिक्षुणी ने भी सवाल रखे, न केवल सवाल रखे बल्कि सुझाव दिए, और बहुत सुगमता के साथ, उदारता के साथ उनको सुझावों को शामिल किया। और एक पहला दस्तावेज था भारत में, जिस दस्तावेज में 1500 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इस बात का गवाह है, मैं इस बात के बौद्ध उपासक होने के नाते कह सकता हूँ, गर्व की बात है। जब भी बौद्ध समाज के निर्माण का ये इतिहास देखा जाता है, भले ही उसके बारे में कोई किसी तरह की बात करे, लेकिन उसकी पुष्टि, उसकी सार्थकता इस बात से देखी जाएगी। हाँ, उसको ये नहीं कह सकते अच्छा, उनके बिल्कुल हूबहू जो उन्होंने अपने कलम से किया, चाहे वो बच्चा था, नौजवान था, महिला था, पुरुष थी, जो भी थे, उनके उसमें आज भी हस्ताक्षर अंकित थे। उसमें किसी के साथ ऐसा नहीं मापदंड रखा गया कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा या कोई विशेष व्यक्ति होगा। तो ये आधुनिक भारत में एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर शोध होंगे आने वाले, उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, गुंजाइश है। लोग कहते थे सरकार एक दस्तावेज बनाए, तो सरकार से क्यों बनाए? बहुत हमें अपना दस्तावेज बनाना चाहिए। इसे सरदेव भंते जी ने समाज से समाज खड़ा हुआ, जिसके कोने कोने से तमाम विद्वान, प्रोफेसर, वक्ता, अधिवक्ता, डॉक्टर, बहुत सारे विद्वान लोग, और उसे कच्चा ड्राफ्ट जयपुर में तैयार हुआ। और फिर उसकी अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नगर में, एक बहुत बड़े सभागार में, वो आचार संहिता पूरे देश के बौद्धों को समर्पित की। मैं कह सकता हूँ कि आधुनिक भारत में बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया का यह पहला प्रयास है, जो बहुत समय तक प्रभावी रहेगा। और निश्चित रूप से अब हम कह सकते हैं को एक नारा तैयार हुआ, ये बात बता रहे जी, चूंकि भंते जी ने कहा कि महापुरुषों के सूत्र है, उन्हीं सूत्रों पर हमें काम करना, उन्हीं सूत्रों का सहारा लेकर जब बात आगे बढ़ी, जैसे साहब ने नारे दिए, एक एक नारा बहुत युगांतकारी नारे, गीत और ये कविताएं बड़ी किताबें नहीं कर सकते, जो बात बहुत बड़े संबोधन नहीं कर सके, बड़े बड़े लेखन नहीं कर सके, वो मामूली से नारों ने काम कर। वो एक बार नारा, जैसे उदाहरण के लिए
जिस बात को सैकड़ों साल से लोग राजनीति में नहीं समझ सके, साहब ने एक आवाज दी और लोग हम थोड़े हैं, हम जो वो लोग जिनकी संख्या मामूली है जो हम पर शासन करते हैं, हम बहुत ज्यादा है। तो भाई इतनी सी बात ये समझा देना कि हम बहुत ज्यादा है, भले हम आज तक ज्यादा हुए नहीं हुए, लेकिन विचार हमारे बीच में आया, ज्यादा होने की अनुभूति हो गई, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी। एक नारे ने पूरे देश में आंदोलन। जब नारा लग बोलते थे तो लोगों में एक उत्साह बढ़ता था, और उसका परिणाम हमारे सामने कि जो लोग रंग से राजा बने वो हमने देखा अपने आप से, कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे ही आधुनिक भारत में जब ये बात कही गई, हजारों साल से जाति के नाम पर मनोबल टूटने के बाद जैसे ही जाति का नाम लेते थे तो बड़ा मनोबल टूटता था। ऐसे इसका विपरीत हुआ जब वो एक नारा लगा हजारों साल के बाद, जब समाज ने कहा कि मैं बौद्ध जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज। ये एक ऐसा नारा था, एक ऐसी आवाज थी जो देश के कोने कोने से आए बैठे लोगों ने, उत्तर प्रदेश की धरती पर भक्ति जी ने जब बोला, उनके मुखार बिंदु से जब ये नारा निकला तो सारे लोगों ने एक मिलाकर इस बात तो हजारों साल बाद ये कहा गया, किसी से कहलवाया नहीं, लोगों ने डिक्लेरेशन में बौद्ध जो बुरी जातियों के लिए प्रताड़ित था, उस वक्त का दृष्टांत आप देख सकते हैं, बड़ा आंदोलनकारी था। तो जैसे ही वो अद्भुत दृश्य हमारे सामने है, हाथ में आचार संहिता थी, सानिध्य भिक्षुओं का था और बहुत सुंदर नारा था, तो एक बहुत सुंदर लक्षण है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रयास हो रहा है, चाहे वो पौधों का प्रशिक्षण केंद्र है, चाहे धम्म ग्रंथ की रचना है, और उसके बाद आधुनिक भारत में पौधों की आचार संहिता है, ये धार्मिक क्रांति का आगाज है। बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत इच्छा थी, जो आज सरदेव भंते जी की स्थापना में दोनों में काम कर रही है। आचार संहिता अपने पूर्ण दस्तावेज है और बहुत समाज। अच्छा, जो सेंटर अलीगढ़ में बन रहा है लगभग कब तक पूरा हो जाएगा और इस साल में कितनी बिल्डिंग? देखिए, जिस तरह का उसका खाका खींचा गया है वो समाज की सामर्थ्य को देखकर रखा गया है। भला आज वो 22.5 बीघे जमीन है जी, आधुनिक भारत में मुझे दूर तक कोई ऐसा संगठन या कोई आंदोलन ऐसा प्रयास नहीं दिखता जिन्होंने खरीद के जमीन, इतनी जमीन खरीदनी बहुत बड़ी बात है। और चूंकि मकसद बड़ा है, मकसद तो समाज की सामर्थ्य भी आप देखिए कितनी बड़ी सामर्थ्य है कि समाज का भंते जी की एक आवाज पर लोगों ने इतना बड़ा प्रयास किया और वो जमीन खरीदी। इमीडिएट उस पर काम प्रारंभ हो गया है। पहले वो चरणबद्ध कार्यक्रम, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तो चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए उसको फेस बनाकर काम कर रहे हैं। अभी पहले चरण पर काम चल रहा है जिसमें 51 कमरों की बुनियाद रखती है और 51 ये पहले कक्ष है। और उसके बाद उसका जो जमीन है उसको सौंदर्यीकरण, उसको वृक्षारोपण, एक मनोरम स्थिति आपको कुछ ही दिन में दिखाई देगी। कोशिश की जा रही है कि दिसंबर 27 तक उसका पहला चरण या उससे पहले खत्म, पहला चरण पूर्ण हो जाता है कि समाज ने जो भरोसा जताया था, समाज ने जो दान दिया है, आप समझ सकते हैं कि जिस दिन 3 तारीख को जिस दिन जी ने नींव बदलने के लिए कहा लोगों से, अनुमानतः 50 लाख रुपए का जो दान आया, वो वहाँ जो धर्मभूमि बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है, सरदेव भंते जी के मार्गदर्शन में उसमें निर्णय लिया गया। तो इमीडिएट 1 एकड़ जमीन लगभग 50 लाख की और खरीदी। इस वक्त तो 22.5 बीघे जमीन है और पहला चरण का काम प्रारंभ है। तो अब हम तो इस आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि काम प्रारंभ हो चुका है। नींव रखना एक प्रारंभ मात्र था, उसे अंतिम मुकाम तक उसके लिए सतत प्रयास करने होंगे। जहां तक भी लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ कि बौद्ध समाज के लोग जहाँ है, जिनकी बुद्ध में आस्था है, वो अपना धर्म प्रशिक्षण देखना चाहते हैं, तो यथा सामर्थ्य जो जहाँ बैठे हैं वो पहुंच करके उसका अवलोकन करें, उसे देखने जाते रहे, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ उसका अवलोकन कराएं। ट्रस्ट का भी एक मनोबल बना रहेगा। समाज के सामर्थ्यवान अधिकारी कर्मचारी लोग अपनी यूनिट के साथ पहुंचे, उसे देखें और फिर देखने के बाद वहां यथा सामर्थ्य दान करें, जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करें। और सहयोग के साथ जो गंभीर अपील वो ये है कि अगर हम लोगों को जोड़ेंगे तो हो सकता है आपकी सामर्थ्य 2 रुपये देने की, अगर हो ये आपकी व्यक्तिगत सामर्थ्य, लेकिन अगर लोग जोड़ेंगे तो आपको बड़ा काम। तो इस माध्यम से मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से
आधुनिक भारत में जो भक्ति जी द्वारा कार्य किया गया, देखिए जमीन भी वही थी, ये बात नोट कर लेना, हम भी वही थे, दान देने वालों के पास पैसा भी वही था। ये तो कभी नेतृत्व देश में इस तरह आता है, कोई बहुत सामर्थ्यवान लीडरशिप समाज के बीच में आती है, एक मार्गदर्शक के रूप में वो आंदोलित करने वाले लोग होते हैं। तो आज भंते जी भारतीय बौद्ध समाज के लिए जन कल्याण की भावना से बाबा साहब की बात को समर्पित करके बड़ा काम कर पा रहे हैं। हम उनके जीवन का जितना प्रयोग अच्छे से कर सके, उनकी उपस्थिति का जो समाज में लाभ ले सके, और ये आज हमें अवसर है। हम धन्यवादी हैं कि उस समय में लोग पैदा हुए और उस समय में हम कार्यरत थे जब एक देश में आंदोलन चला। आंदोलन किसी का इंतजार नहीं करता, आंदोलन आएगा चला जाएगा। हम सबकी जो भूमिका इसमें हो जाएगी, भले कोई एक वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, पलाएगा तो उसको इतिहास में नाम, एक मुट्ठी सीमेंट बदरपुर पहुंचेगा, उसका भूमिका रहेगी। भूमि दान करेगा तो भूमि दान का उसका दस्तावेज लगेगा। कमरा बनवाएगा तो कमरा बनवाने वालों के वहाँ पत्थर लग रहे हैं। समय चला जाता है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आपसे लोग जो भी इसको आवाज को सुन पा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिभाग करें और उस पर पहुंचे जरूर। एक इतनी बड़ी जमीन खरीदना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े ये कार्य हैं वो सब सरकार के उससे होते हैं, अनुदान से होते हैं। लेकिन ये जो अनुदान है ये समाज का है, समाज की धरोहर है, समाज की अपनी धरोहर है। तो इसके लिए हम भी यही कहेंगे कि आप एक बार वहां जाएं, देखें, देखने के बाद जो आपका सामर्थ्य बनता है, आपके अंदर जो उत्साह आता है, उस उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर दान दें। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, जैसा आपका है। आप चाहें तो एक सीमेंट की बोरी भी दे सकते हैं, ये आपके अपना सामर्थ्य है। लेकिन एक बार वहां विजिट जरूर करें, देखें कि क्या है। ये कोई ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं वो नहीं है। आप देखें उस जगह को, एक अच्छा अद्भुत ये सेंटर वहाँ सचिव एक प्रावधान और संजय बंती जी के मार्गदर्शन में दिया है। जैसे लोग कक्ष निर्माण की बात कर रहे हैं, तो वह भूमि दान का एक बहुत आंदोलन चला हुआ जी। जैसे 20 गज जमीन की राशि 15,000 रुपए, 20 गज जमीन की राशि 15,000 रुपए है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई संगठन, कोई गांव भी मिलकर के यदि राशि दान करता है तो उनका नाम भी भूमि दान के रूप में अंकित करा दिया जाएगा। अमुक गांव ने, अमुक संगठन ने अपन, यदि लोग इस अवसर का भी फायदा उठाना चाहे कि हम अपने गांव का नाम अंकित कराना चाहे, संस्था का नाम अंकित कराए, माता पिता की स्मृति में भूमि दान करना चाहे, तो इसके लिए भी बहुत प्रावधान है। आप सबको आमंत्रित है, ये सब आप प्रयोग में ला सकते। किसी शायर ने कहा है कि मरने को हर रोज इंसान मरते हैं, पर मौत वही जिस पे दुनिया अफसोस करे। जाने से पहले इस जीवन में कुछ ऐसा कार्य जरूर करें ताकि आपके आने वाली पीढ़ियां गर्व से ये कह सकें कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, मेरे परदादा ने ये कार्य किया था और मैं इसे देखकर अपने आप को गौरवित महसूस करता हूँ। वरना दुनिया, जब आप इस दुनिया में नहीं थे ये दुनिया तब भी थी, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब ये दुनिया रहेगी। लेकिन जीते जी इतिहास में ऐसा कोई नाम अपना दर्ज जरूर कराए ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद कर सकें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतना बड़ा विशाल सेंटर वहां बन रहा है, सेवा विहार वहां बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप जो भी दान देना चाहें वो वहां जाकर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय भीम।